आईओटी से रिलेटेड हम अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने सेंसर्स किया, एक्चुएटर्स किए और फिर रीड आउट सर्किट किए। फिर उसके बाद हमने जो उसमें मिसमैच हो सकता है सर्किट कंपोनेंट्स के अंदर उनकी बात की। और अब हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईओटी सिस्टम, दैट इज़ पावर एंड एनर्जी कंसिडरेशंस। जब भी हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी सिस्टम लगा लो, चाहे आपके घर पे जो एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई एम्पलीफायर लगा लो, या कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करती है, या हम इलेक्ट्रिक पावर की ना भी बात करें, यदि हम एक बुलक कार्ट ले लेते हैं, तब भी हम ये बात करते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है इसकी, आपको कितनी फोर्स लगाने पड़ रही है, या बुल को कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है कि उसकी मूवमेंट हो रही है। तो हम जहाँ भी बात करते हैं तो हमारा कोशिश यही रहती है कि एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए। तो यहाँ एनर्जी एफिशिएंसी की बात है, लेकिन साथ में हम कुछ ये फैक्टर्स भी कंसिडर करेंगे कि जो भी हम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो सोर्सेज कितना कंपेटिबल हैं, वो हमारे सिस्टम के लिए कितना कंपेटिबल है। ठीक है, साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से सोर्सेज फिजिबल हैं और कौन से सोर्सेज फिजिबल नहीं हैं हमारी एप्लीकेशंस के लिए, बिकॉज देर आर मैनी एप्लीकेशन मैनी एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, एंड फॉर द डिफरेंट applications there is need of different type of and power and energy sources. So we will continue on this, but firstly we should know that what are the basic applications, what are the different fields where the IoT is used. Here I have given the many fields in which the IoT is used: communication and sensors, devices. You can say that these are the part of Internet of Things. Not here we have given the fields also, like the communication की बात करें तो high speed LAN, Bluetooth, IR, RFID, ZigBee, ठीक है। और मैं उसके बाद सेंसर्स की बात करता हूँ तो थर्मल सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, और उसके टेम्परेचर, मैम्स वगैरह ये चीज़ आ गई, एक्चुएटर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। और डिवाइसेस की बात करता है और RFI टैग आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, एम्बेडेड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड I can say that the why I have written here the classification of applications, because the type of these devices which are will be used for the particular application will be different. There will be a different set of these combinations which will be used for the particular applications. जैसे फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर सेंसिंग की बात करते हैं तो यहाँ से सिर्फ आप टेम्परेचर को पिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से अलग डिवाइसेस पिक होंगी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी मैसेज, प्राइवेसी और ऑथेंटिकेशन, आपको अपना सिस्टम कितना सिक्योर चाहिए। यदि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ज़्यादा सिक्योर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जिसको आप दैट कैन नॉट बी शेयर्ड विद अदर्स, तो उसके सिक्योरिटी लेवल आपको हाई रखना पड़ेगा। उसके बाद लोकेशन ट्रैकिंग है, आप उसकी लोकेशन भी साथ में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, नहीं चाहते, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ RFID या GPS का यूज़ करके आप शो कर सकते हैं। बायोमेट्री और वीडियो का भी यहाँ है आइडेंटिफिकेशन। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करेंगे या वीडियो से आपके फेस रिकग्निशन से होगी, या आपके रेटिना रिकग्निशन से होगी, किस तरीके से होगी, या आपके मीन्स गेस्चर से होगी, पोस्चर से होगी, किस तरीके से होगी आइडेंटिफिकेशन, वो यहाँ वो चीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि मेजर एनेबलर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द IoT, क्या रीजन्स हैं जिसमें IoT की ग्रोथ हो रही है, थोड़ा सा इसके बारे में जान रहे हैं। उसके बाद फिर हम मेन जो पावर और एनर्जी कंसिडरेशन है उसके बारे में आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बात की कि कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से एप्लीकेशन बेस्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं IoT के। अब मैं ये बात करता हूँ व्हाट आर द मेजर एनेबलर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ IoT। तो लो कॉस्ट है, रिलायबल है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो इसलिए IoT की ग्रोथ हो रही है। मैसिव एंड लो कॉस्ट डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पॉसिबिलिटीज़,
क्लाउड का यूज़ होता है इसके अंदर, और जिसमें आप बहुत सा डाटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद डाटा शेयरिंग भी हो जाती है उसके अंदर। तो लो कॉस्ट डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोर करने में आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। न्यू सॉफ्टवेयर अप्रोचेज दैट कैन क्रिएट द वैल्यू, न्यू सॉफ्टवेयर अप्रोच भी आप फॉलो कर सकते हैं, और कि दैट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। और उसके बाद क्या है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप होते जा रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी, डाटा माइनिंग के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो आपके IoT को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू सॉफ्टवेयर अप्रोच जो आ रही हैं वो भी IoT की ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल है। लो कॉस्ट एंड प्रेसाइज लिथोग्राफी टेक्निक्स। अब हार्डवेयर की बात करें तो आपके जो मोनो स्केल डिवाइसेस हैं, माइक्रो एंड मोनो स्केल डिवाइसेस हैं, उनको फैब्रिकेट करना भी इजी होता जा रहा है। और उसके बाद क्या है कि वो टेक्नोलॉजी जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ऑल्सो रीच्ड ऑन ए level so that the per unit cost has been reduced to the means that is so much reduced कि अब उसको कोई भी अडप्ट कर सकता है, कोई भी उसको उसका जो कॉस्ट है वो बियर कर सकता है, बियरेबल कॉस्ट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, दैन दोज आर नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव नाउ। और न्यूअर पॉसिबिलिटी ऑफ बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज एंड द एनर्जी ट्रांसफ़र अप्रोचेज। अब एनर्जी की बात आती है तो हम बायोकेमिकल अप्रोच भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल अप्रोच भी यूज़ करते हैं एनर्जी को स्टोर करने की, क्योंकि एनर्जी लेने के तो बहुत सारे मेथड हैं। एनर्जी तो आप सन से ले लो, आप सन के सोलर एनर्जी बहुत मास स्केल में अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है उसको स्टोर कैसे किया जाए। एनर्जी स्टोर करना एक चैलेंज है आज के टाइम में भी। आप ये समझिए कि जिस दिन हमने एनर्जी स्टोर करना इजी मेथड मिल गया, या चीप मेथड मिल गया, या ड्यूरेबल मेथड मिल गया, मीन्स द बैटरीज आर नॉट सो मच ड्यूरेबल, दोज आर नॉट सो मच मेंटेनेंस फ्री दैट दे कैन वर्क फॉर ईयर्स। मतलब हम उससे ऐसा नहीं है एक बार बैटरी लगा दी तो आप 20 ईयर 30 ईयर काम करते रहो, ऐसा नहीं है अभी। लेकिन आप ये चीज़ सोच लीजिए, जिस दिन आपने एनर्जी स्टोर करने का कोई चीप मेथड सर्च कर लिया, कोई बिल्कुल लो कॉस्ट मेथड सर्च कर लिया, तो उस दिन अपने वर्ल्ड के अंदर एनर्जी की कमी नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास सोलर की फॉर्म में भी एनर्जी है, और उसके बाद हमारे पास विंड की फॉर्म में भी एनर्जी है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है हमारे पास जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम उसको स्टोर करना चाहें तो स्टोरेज इज़ एक्सपेंसिव। द मेन आपके लिए भी बता रहा हूँ, यदि आप रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च इसके अंदर बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लो कॉस्ट स्टोरेज के ऊपर काम कर सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम कर सकते हैं। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर के अंदर पावर डाइट मीन्स वो पावर कहाँ कंज्यूम करता है। एक माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, बिकॉज द IoT की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर ही यूज़ करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को जनरली हम माइक्रो कंप्यूटर बोल देते हैं। तो उसके अंदर कंप्यूटर क्यों चाहिए होता है? कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है डाटा हैंडलिंग के लिए। जो आपके पास डाटा स्टोर हो गया उसको हैंडल कैसे किया जाए, वहाँ से कंक्लूजन्स कैसे ड्राइव किए जाएं। तो यहाँ एक क्या क्या चीज़ उसके अंदर होती है, रेडियो और सेंसर्स या ट्रांसमीटर रिसीवर वगैरह, जो जिसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है कि सिग्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स यू नीड द पावर सोर्सेज। हाउ टू मैनेज एनर्जी सो दैट द डिवाइसेस डज इट्स जॉब। एनर्जी को कैसे आप मैनेज करोगे? एनर्जी मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग इशू दीज डेज, कि कैसे आप मैक्सिमम एनर्जी को बचा सकते हैं, कि कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। बिकॉज जब हम बहुत रिमोट में बात करते हैं, कहीं रिमोट में आपने सेंसर्स फिक्स कर दिए, तो उन सेंसर्स को जो एनर्जी मिली हुई है वो एनर्जी ऐसा नहीं है कि वी हैव द लिमिटलेस एनर्जी सोर्सेज, ऐसा नहीं है। तो वहाँ क्या है कि हमारे पास लिमिट्स हैं, और हमें वहाँ रिक्वायरमेंट ये रहती है कि जितना हो सके हमें एनर्जी सेव करनी है, सो दैट
वी मे अप्रोच टू द दोज सेंसर, उन सेंसर्स के पास हमें बहुत लंबे टाइम के बाद जाना पड़े। हमने फॉरेस्ट में लगा रखे हैं कहीं, हमने हिल्स पे लगा रखे हैं कहीं, तो हमारी ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि उसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन मिनिमम हो, सो दैट उनको बार बार विजिट ना करना पड़े, उनके पास बार बार ना जाना पड़े, क्योंकि हर कोई सेंसर इजी अप्रोचेबल नहीं होते, इजीली अप्रोचेबल नहीं होते, तो वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। तो पावर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें IoT डिवाइसेस आती हैं। और IoT डिवाइसेस के अंदर क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए ये सोलर पैनल दिखा रखा है, और यहाँ एक एनर्जी सोर्स दिखाया हुआ है, बैटरी दिखाई हुई है। यहाँ से चार्जिंग होती रहेगी इसकी, जब ये अवेलेबल नहीं है, सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है, सोलर लाइट अवेलेबल नहीं है, उस टाइम क्या होगा, दिस विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो यहाँ प्रोसेसर है, पेरिफेरल्स हैं, सेंसर्स है, रेडियो का मतलब ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट आपको इन फील्ड्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। उसके बाद है कि जब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो पावर क्या है, वेरी इजी, इसके अंदर VI वाट्स के अंदर होता है। तो कितना एक VI की बात करते हैं, और यदि पावर V=IR देखते हैं तो P=I² भी होता है, या P=V² भी होता है। बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूला क्या लगाएं, I² लगाएं या V²। जब आप के सर्किट में करंट कांस्टेंट है तब आप P=I² लगाओ फार्मूला, और जब आपके सर्किट के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट है तो मींस पैरेलल सर्किटरी के लिए, जब आपके पैरेलल सर्किट्स हैं तो उसके अंदर आप V²/R फार्मूला अप्लाई करो। जब सीरियल में सर्किट्स हैं तो तब आप P=I² फार्मूला अप्लाई करो। V इज वोल्ट्स, I एम्पियर और R इज द रेजिस्टेंस। ये मेथड दिखा रखा है कि रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, 100 वाट का की एक केटल दे रखी है तो उससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ आप ये पूछ सकते हो भाई हमने I² फार्मूला क्यों नहीं लगाया, तो उसका रीज़न यही है कि हमने 220 वोल्ट दिया हुआ है कि 220 वोल्ट उसके अंदर है, तो इसलिए हमने यूज़ नहीं किया। ये डिफरेंट वाट्स के अंदर ये रेजिस्टेंस दिखा रखे हैं। अब देखिए जब भी आप एक रेजिस्टेंस मेजर करोगे, किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर करोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, या एक फर्स्ट थिंग होती है कि उसकी पावर कितनी है, और सेकंड थिंग ये होती है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी ओम्स के अंदर वैल्यू कितनी है। तो उन दोनों चीज़ों के अंदर कंफ्यूज मत होना कि किसी भी एम्पलीफायर किसी भी रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो उसमें पावर रेटिंग भी होती है और उसकी रेजिस्टेंस रेटिंग भी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। आप जब भी कोई रेजिस्टेंस यूज़ करते हो तो ये चीज़ ध्यान रख के करो कि उसके अंदर पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग करोगे। 1/8 वाट, 1/4 वाट जनरली हम ये यूज़ करते हैं। ये हम इतना यूज़ नहीं करते जनरली, लेकिन ये यूज़ करते हैं। उसके बाद ये 1/2 वाट का भी यूज़ करते हैं, 1 वाट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या है, एनर्जी टोटल पावर जो यूज्ड है इन ए पर्टिकुलर टाइम, इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इन ए यूनिट टाइम इंटरवल, आप कह सॉरी इन ए गिवन टाइम इंटरवल, यूनिट नहीं, यूनिट में हो गया तो पावर हो गया कि एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर होता है, लेकिन एनर्जी इन ए गिवन टाइम इंटरवल, मैं 4 आवर्स की बात करता हूँ, 5 आवर्स की बात करता हूँ, 6 आवर्स की बात करता हूँ, 1 डे की बात करता हूँ, 2 डे की बात करता हूँ, 1 ईयर की बात करता हूँ, ठीक है, 2 इयर्स की बात करता हूँ, तो वो क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या होगा, पावर स्पेंट इन ए टाइम इंटरवल। और ई क्या होता है, इंटीग्रेशन कर दो आप पावर का तो वो एनर्जी आ जाएगा। IoT डिवाइस कैन कंज्यूम लो एनर्जी कब कंज्यूम, मैंने यही बताया ना, अभी आपको ये बताया था कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि IoT डिवाइसेस लो पावर कंज्यूम करें। लो पावर कंज्यूम कैसे कर सकते हैं वो, या तो वो हाई एनर्जी बट रन्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, कम टाइम के लिए चलती हैं लेकिन जब भी चलती हैं तब तो हाई एनर्जी कंज्यूम करती हैं, मीन्स उनकी पावर हाई है। या दूसरा क्या हो सकता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए चल रही है लेकिन लो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, लॉन्ग टाइम के लिए चल रही है लेकिन उनकी जो पावर कंजम्पशन है वो लो है। तो ये दो
रीज़न हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं जिससे हमारी IoT डिवाइसेस लो पावर कंज्यूम करती हैं। तो हम इन दोनों के बेस पर ही, दोनों के बेस पे बात करेंगे कि कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। समझ रहे हो ये चीज़? देखिए, आपको घर में पावर बचानी है, या तो आप ये है कि जो आपके घर में जो डिवाइसेस लगे हुए हैं उनकी एनर्जी, उनकी पावर कम ले ली जाए। जैसे बल्ब है, बल्ब आपने LED बल्ब लिया, या तो 20 वाट का लोगे, 50 वाट का लोगे, या फिर आप कहोगे नहीं हम तो 8 वाट में काम चला लेंगे। तो क्या है कि आपने या तो उसकी पावर कंजम्पशन कम ली, या फिर आपने उसको नंबर ऑफ आवर, जितने आवर्स के लिए यूज़ हो रहा है वो रिड्यूस कर दिए। जैसे 50 वाट का बल्ब लगा तो लिया आपने, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ये थी हमें अच्छी लाइट चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखा जब उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, जब उसकी नीड ना हो तो उसको ऑफ कर दिया जाए। तो यहाँ दोनों मेथड हम आगे यूज़ करेंगे। पावर डिसिपेशन मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट्स के अंदर पावर में डिसिपेट होती कहाँ है, यूज़ कहाँ होती है, हम इनकी बात करेंगे अभी। देखिए, ये एक नॉट गेट है, नॉट गेट का सिंबल है। यदि उसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, यदि मैं उसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ तो क्या आएगा, देखिए यहाँ ये दो स्विच हैं, ठीक है, और इनके थ्रू काम हो रहा है हमारा। लेकिन ये स्विच है S1 और S2, लेकिन स्विच हम कैसे लगाएंगे, मैकेनिकल स्विच थोड़ी लगाएंगे, मैकेनिकल स्विच नहीं होंगे यहाँ कैसे स्विच होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज होंगे। तो एक स्विच हमने ये यूज़ किया, एक स्विच हमने ये यूज़ किया, तो यहाँ एक्चुअल सर्किट आपका रियलाइज़ होगा। इस एक्चुअल सर्किट में लॉसेज कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से लॉसेज होते हैं। देखिए, लॉसेज होंगे तभी तो वेस्टेज की बात कर रहे हैं हम, हमें वेस्टेज मिनिमाइज़ करनी है। तो टू मैकेनिज्म हो सकते हैं यहाँ पे। लीकेज करंट हो सकता है, यहाँ इस सर्किट के अंदर करंट लीक करता है। और दूसरा क्या है कि स्विचिंग लॉस होता है कि जब भी कोई ट्रांजिस्टर एज ए स्विच लेता हूँ तो ऑफ के टाइम में, यदि मैं आइडियली बात करूँ तो ऑफ के टाइम में जीरो करंट होना चाहिए, और ऑन के टाइम में 100% वो कंडक्ट करना चाहिए। जितना इनपुट दोगे उतनी आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है, तब मैं उसको मानूंगा कि दैट इज स्विच्ड ऑन। लेकिन जनरली ऐसा नहीं हो पाता, उसका कुछ स्विचिंग टाइम होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अपना स्विचिंग टाइम होता है। यदि आपने डायोड का स्विचिंग डायग्राम पढ़ा हो, आपके सेकेंड ईयर में आया होगा, डायोड के अंदर स्विचिंग होती है, उसका एक मेथड होता है, उसका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है उसका कुछ, और इस तरीके से वो ऑन से ऑफ स्टेट में जाता है। तो उसमें कुछ चार्ज शिफ्ट होने में टाइम लगता है, एक जगह से दूसरी जगह से चार्ज शिफ्ट होता है, तो उसका स्विचिंग टाइम बोलते हैं। तो जब तक वो स्विच प्रॉपरली स्विच ऑफ नहीं होगा तो वो पार्शियली स्विच ऑन में रहेगा, और वहाँ से आपको क्या होता है, स्विचिंग लॉसेज होते हैं। तो वो स्विचिंग लॉसेज भी यहाँ कंसिडर किया हमने। तो सम स्मॉल करंट ऑलवेज लीक थ्रू द ट्रांजिस्टर, कुछ करंट हो वो लीक करते रहते हैं। IL हमने लीकेज करंट लिया है। तो पावर कितनी हुई, पावर कितनी लॉस हुई आप ये कह सकते हो। तो PT1 फर्स्ट ट्रांजिस्टर के अंदर IL V1, ठीक है, और यहाँ पर क्या है PT2 इजिकल टू IL V2। और ये क्या है, टू रिड्यूस IL, रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज। लीकेज करंट हमेशा है IL यहाँ। यदि आपको लीकेज करंट को जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। लेकिन सप्लाई वोल्टेज आप कितना कम कर सकते हो, आपको जो जंक्शन है उनकी बायसिंग भी तो करनी है। आपको इनपुट जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस करना है, जो आउटपुट जंक्शन है उसको रिवर्स बायस करना है, या दोनों जंक्शन को आपने, यदि मैं स्विचिंग की बात करता हूँ, तो मैंने एम्पलीफिकेशन की बात बताई, लेकिन स्विचिंग की बात आप कर लो कि मुझे दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस करना है यदि मुझे कट ऑफ रीजन में काम करना है, और यदि मुझे कट ऑफ की बजाय सेचुरेशन रीजन में काम करना है तो दोनों इनपुट सेक्शन को और आउटपुट सेक्शन, दोनों सेक्शन को मुझे फॉरवर्ड बायस करना है। क्लियर? जब मुझे सिस्टम को ऑन करना है तो इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन दोनों क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, और जब मुझे उनको ऑफ करना है, उनको सिस्टम को ऑफ करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को रिवर्स बायस करूँगा, इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन को। तो इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन को यदि हमें फॉरवर्ड बायस करना है, रिवर्स बायस करना है, तो फॉरवर्ड की बायस की चलो समझ आती है, फॉरवर्ड बायस में तो लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब मुझे रिवर्स बायस करना है, उसको कट ऑफ रीजन में लेके जाना है, तो वहाँ मुझे रिवर्स बायस भी देना पड़ेगा। और रिवर्स बायस
के लिए वोल्टेज रिक्वायरमेंट हाई होती है यदि मुझे कम्प्लीटली उसको कट ऑफ रीजन के अंदर लेके जाना है। तो मैं वहाँ भी मेरे पास एक लिमिटेशन है, आई कैन नॉट रिड्यूस द सप्लाई वोल्टेज बिलो ए लेवल, उस लेवल से नीचे नहीं ले जा सकता, उस लेवल से नीचे लेके जाऊँगा तो मेरे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो रिवर्स बायस में जाएंगे ही नहीं, रिवर्स बायस में नहीं जाएंगे तो कट ऑफ रीजन नहीं आएगा। स्विचिंग लॉस क्या होता है, अब देखिए यहाँ आइडियली ये होना चाहिए जब तक ये ऑन था तब तक ये ऑन था, ठीक है, सॉरी यहाँ ये ऑफ सेट है, जब तक ये ऑफ था उस टाइम करंट जीरो था। देखिए जब तक ये ऑफ था मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप उस टाइम वेरी हाई है और उस टाइम यहाँ करंट क्या है, जीरो फ्लो कर रहा है, जीरो करंट फ्लो कर रहा है। और उसके बाद जब आपने इसको ऑन कर दिया, ऑन करते ही क्या होगा, ऑन करते ही क्या होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाना चाहिए, मीन्स अब पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कुछ भी नहीं होगा, इस स्विच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अब नहीं होगा कुछ भी, तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो पे चला गया और करंट है, करंट हाई फ्लो करने लगा। पहले करंट जीरो था, जब तक ऑफ था करंट जीरो था, लेकिन ये तब होता है जब ये आइडियल सिस्टम है आपका, लेकिन आइडियल सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, जब तक वो ऑन है तब तक क्या है कि पोटेंशियल ऑफ है, सॉरी जब तक ऑफ है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ करंट जीरो है। लेकिन जब आपने उसको ऑन किया, जब आपने उसको ऑन किया तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप एकदम से जीरो नहीं होगा जैसे यहाँ हो गया, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप एकदम, याद रखना ये चीज़, आप किसी भी स्विच के अक्रॉस यदि वो स्विच ऑफ है तो मैं मानूंगा पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम है उसके अक्रॉस, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है वहाँ, ठीक है, और करंट वहाँ जीरो फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या है कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप इतना हाई था और करंट जीरो था, लेकिन जब मैं उसकी स्विचिंग करूँगा, इस पॉइंट में मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन किया तो एकदम से वो उसका पोटेंशियल ड्रॉप जीरो नहीं आया, उसने कितना टाइम लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लिया उसने जीरो तक आने में। देखिए मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कितना टाइम लिया, हमने इस पॉइंट के ऊपर मैंने स्विचिंग कर दी थी और स्विचिंग प्रॉपर स्विचिंग होने में कितना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो आने में कितना टाइम लग गया, आइडियली पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होना चाहिए, तो इतना टाइम तक क्या होगा, इतने टाइम तक ना वो ऑन होगा कम्प्लीटली ना वो ऑफ होगा कम्प्लीटली। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ फिर क्या स्विचिंग लॉसेज होते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पावर लॉस को कैसे बचाया जाए, पावर लॉस को कैसे रिड्यूस किया जाए। पावर लॉस यदि आपको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को आप रिड्यूस कर दो तो क्या होगा, उससे जो लीकेज लॉस है, जो मैंने अभी बताया था ना लीकेज होगी, तो लीकेज लॉस, स्विचिंग लॉस जिसको बोलते हैं, सॉरी लीकेज लॉस जो होंगे या स्विचिंग लॉस होंगे, देखिए लीकेज लॉस कैसे रिड्यूस होगा, आप सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस कर दो। अब यहाँ आ जाते हैं, ये कैसे रिड्यूस होगा, यदि आप इसकी बात करें स्विचिंग लॉस कैसे रिड्यूस होगा, स्विचिंग लॉस रिड्यूस करने के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, दैट मस्ट बी नॉट वेरी हाई, या आप कह सकते हैं क्लॉक की जो ड्यूरेशन है वो लेंथी होनी चाहिए, क्लॉक बहुत फास्टली नहीं आनी चाहिए, आप ये कह सकते हो एक क्लॉक की लेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, यदि आप बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में यदि आप बात करते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ को की बता दी कि यदि आप लीकेज लॉस को बचाना चाहते हैं, लीकेज लॉस आप चाहते हो कम से कम हो, तो आपको सप्लाई वोल्टेज वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, और यदि आप स्विचिंग लॉस बचाना चाहते हो, स्विचिंग लॉस कम आए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी टाइमिंग जो है, जो क्लॉक पल्स की जो लेंथ है वो टाइम की फॉर्म में वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इन दोनों चीज़ों का एक लॉस है, वहाँ तो मैंने लॉस बता दी, यहाँ क्या लॉस है, यदि मैं ये कहूँगा कि जो क्लॉक लेंथ ऑफ द क्लॉक लेंथ होगी, जो क्लॉक की लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, उसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ क्लॉक्स विल बी रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ क्लॉक्स पर यूनिट टाइम कम हो जाएंगी, पर सेकंड कम हो जाएंगी, पर मिनट कम हो जाएंगी, पर आवर्स कम हो जाएंगी। इसका मीनिंग क्या हुआ डायरेक्टली, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको जो नंबर ऑफ कमांड्स जो आपका कंप्यूटर फॉलो कर रहा है वो कम हो जाएंगी। लॉस हुआ ना, नुकसान हुआ आपको, उसका नुकसान हुआ, एक फ़ायदा भी हो रहा है उधर आपको, स्विचिंग लॉस कम हो रहे हैं, लेकिन एक नुकसान भी हो गया आपको। नुकसान क्या हुआ कि नंबर ऑफ कमांड्स दोज विल बी एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम
दोज विल बी रिड्यूस्ड। और यदि वो रिड्यूस हो रही, उसका मतलब आप क्या समझते हो, उसके रिड्यूस होने का मीनिंग आप क्या समझते हो? यदि वो रिड्यूस हो गई, उसका मीनिंग डायरेक्ट यही है कि आपका जो कैलकुलेशंस हैं, आपके जो कमांड एग्जीक्यूशन है वो कम हो जाएगी और आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो हम दोनों चीज़ों की जब हमने बात की तो हमने ये पाया कि यदि मैं उन लॉसेस को, स्विचिंग लॉस हो चाहे लीकेज लॉस हो, यदि मैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ तो दूसरी जगह उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेथड देखने पड़ेंगे जो इन चीज़ों को एडवर्स इफेक्ट डाले बिना इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, उनकी हम बात करेंगे। तो रिड्यूस पावर सप्लाई को आप रिड्यूस करते हो तो उसमें क्या है कि एक्सटर्नल सर्किट्स को रन करने के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा उनको रिड्यूस नहीं कर सकते। बता चुका हूँ मैं ये चीज़। रिड्यूस क्लॉक स्पीड रिड्यूस करके आप स्विचिंग लॉस रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपके टाइम पे नहीं हो पाएगी, आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप बहुत हद तक, ऐसा नहीं है कि आप कितना भी आप फ्रीक्वेंसी कम कर लो, फ्रीक्वेंसी कम करने का लॉस ही होगा। लो पावर फ्रॉम लो वोल्टेज। अब देखिए, आप जब भी कोई माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं तो उससे पहले आप रेगुलेटर भी यूज करते हैं। ठीक है, जब आप रेगुलेटर यूज करते हो, जब आपने कोई सप्लाई लगाई तो समटाइम्स जो रेगुलेटर के अंदर लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लॉस आपका जो कंप्यूटर को जितना रिक्वायर्ड होगा, लीनियर रेगुलेटर लॉस कैन एक्सीड सीपीयू गेन। सीपीयू से जितना आपको गेन हो सकता है उससे ज़्यादा लॉस आपको रेगुलेटर से हो जाएगा। तो इट मीन्स ये तो आपको लॉस हुआ ना, नेट यदि बात करें तो लॉस हुआ। यहाँ लॉस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है, तो नेट क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इट मीन्स रेगुलेटर को आप अवॉइड करो, या रेगुलेटर आपने ऐसे डिज़ाइन करने हैं अब जिसके अंदर लॉसेस कम हो। ठीक है, कोई ऐसे मेथड आपने डिज़ाइन करने हैं, कोई ऐसे वे आउट्स निकालने हैं आपने कि जिसमें आपको रेगुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, रेगुलेटर यूज़ ही ना करना पड़े आपको। ठीक है, तो और रेगुलेटर कब यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जब आपकी बैटरीज ऐसी होंगी जो एक स्टेबल वोल्टेज देने के लिए कैपेबल होंगी। यदि आपकी बैटरीज स्टेबल वोल्टेज देने के कैपेबल नहीं है तो आपको रेगुलेटर यूज़ करने पड़ेंगे। इट मीन्स देयर इज़ अ वाइड स्कोप कि आपको बैटरीज के अंदर भी ऐसा काम करना है कि वो एक स्टेबल आउटपुट देती रहें। एक स्टेबल आउटपुट यदि आपकी कोई बैटरी दे रही है तो इट मीन्स दैट इज़ मोर कंपैटिबल विद योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के लिए वो ज़्यादा कंपैटिबल है बजाय कि एक मीन्स अनस्टेबल जिसकी आउटपुट आ रही है जिसकी बैटरी की, तो उनसे यदि हम कंपेयर करें। प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं तो सीपीयू वोल्टेज, प्रोसेसर करंट कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं कि यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोसेसर करंट क्या है, करंट के ऊपर ही आपका ये डिपेंड करेगा कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है करंट के ऊपर। तो यहाँ देखिए आप वोल्टेज सीपीयू सप्लाई वोल्टेज आपकी आपने इंक्रीज करना शुरू किया, करंट में बहुत ज़्यादा राइज नहीं है। देखिए करंट लगभग उतना ही है, करंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लाते हो तब क्या है कि आपके करंट रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। अब आपने याद कीजिए आपके लैपटॉप के अंदर कुछ पावर सेविंग मोड आता है, एक पावर सेविंग मोड। ठीक है, पावर सेविंग मोड के अंदर जो प्रोसेसर है वो फुल एफिशिएंसी पर काम नहीं करता, मीन्स वो अपने पूरे फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर प्रोसेसर करंट जो है वो कम होगा, करंट कम होगा, इट मीन्स क्या होगा, पावर कंजम्पशन कम होगी। क्लियर हुआ आपको? तो यदि आप पावर सेविंग मोड में काम करोगे अपने लैपटॉप के ऊपर तो वहाँ आपको अपने प्रोसेसर की कंप्लीट फुल आउटपुट नहीं मिलती। प्रोसेसर फुल जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी पे काम नहीं करता, वो कम कैपेबिलिटी पे काम करता है, कम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, क्लियर ये चीज़? आगे और चीज़ें भी पढ़ेंगे हम।
तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि आपके मोबाइल, आपके जो कंप्यूटर के अंदर पावर सेविंग मोड होता है, आपके मोबाइल में भी पावर सेविंग मोड होता है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ तो पेरिफेरल्स को हम लोड कम कर देते हैं पेरिफेरल्स का। साथ में क्या होता है कि हम वहाँ एक चीज़ ये करते हैं, प्रोसेसर को फुल उसकी एक्सट्रीम जो उसकी लिमिट है उस पर ना चला के उसको हम लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ से पावर सेविंग होती है। पावर लॉस कंपैरिजन करें तो आप ये देखिए, प्रोसेसर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं 0.35 माइक्रो, और ये नैनो तक चले गए हम, मीन्स यहाँ हम एडवांसमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो हम एडवांस करते जा रहे हैं। यहाँ साइज़ जो था वो गेट का ज़्यादा था, रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 130 माइक्रोमीटर, हाँ ये इन सब से ज़्यादा है। तो यहाँ ये इससे ये रिड्यूस होगा, इससे ये रिड्यूस होगा और इससे ये रिड्यूस होगा, ठीक है। ये कुछ यहाँ मिस्टेक है, मुझे लग रहा है मिस्टेक है, यहाँ 0.13 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 0.13 होगा यहाँ। तो 0.5, 0.75, 1, 1.5 और 2, ये 0.13 माइक्रोमीटर ये होगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि लीकेज पावर इसकी इंक्रीज होती जा रही है, और उसके बाद स्विचिंग पावर है वो इसकी डिक्रीज हो रही है, स्विचिंग पावर डिक्रीज हो रही है। पावर सेविंग फीचर ऑन मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर, हम पावर कैसे सेव कर सकते हैं? मेजर पावर सेविंग मेथड कौन से हैं? प्रोसेसर क्लॉक स्पीडिंग थ्रोटलिंग, प्रोसेसर क्लॉक की जो स्पीड है उसको थ्रोटलिंग मीन्स उसको स्पीड को कंट्रोल करो। प्रोसेसर की करंट जो प्रोसेसर के अंदर जो क्लॉक जा रही है उसकी स्पीड को आप कंट्रोल करो, वहाँ कंट्रोलर लगाओ। वहाँ कंट्रोलर मीन्स जो उसकी कितने फ्रीक्वेंसी की क्लॉक उसमें जानी चाहिए, 2 गीगाहर्ट्ज़ की जानी चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज़ की जानी चाहिए, या हाफ गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए, या 0.2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए, कितने गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी उसके अंदर जानी चाहिए, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी जानी चाहिए, तो वो आप थ्रोटलिंग करोगे, उसको कंट्रोल करोगे। उसके बाद स्लीप मोड, जब उसकी ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मिनिमम पावर कंजम्पशन मोड में चला जाए, स्लीप मोड में चला जाए। उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप आगे आएगा, या तो आप पेरिफेरल्स को भी से भी डिस्कनेक्ट हो जाए, उनको भी ऑफ कर दो, या सिर्फ प्रोसेसर को ऑफ करो, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए क्या सेटिंग करते हैं। उसके बाद पावर ऑफ, आपने पावर ऑफ कर दी किस चीज़ की, पेरिफेरल्स की पावर ऑफ कर दी। उसके बाद या आपने प्रोसेसर की पावर ऑफ कर दी, उसका पेरिफेरल डिवाइस पावर डाउन। उसके बाद क्या है कि आपने पेरिफेरल्स की जो पावर है वो ऑफ कर दी। देखिए सबसे पहले यहाँ मैं आता हूँ, प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है उसको कंट्रोल करना, उसके बाद स्लीप मोड के अंदर जाना, स्लीप मोड में उसके बाद फिर क्या है, पावर ऑफ, प्रोसेसर की पावर ऑफ, उसके बाद पेरिफेरल्स की पावर ऑफ, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे अब आगे। क्लॉक स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए क्लॉक स्पीड का इफेक्ट यहाँ आपको देखने में आएगा। क्लॉक स्पीड जब 100 मेगाहर्ट्ज़ है तब इतना करंट है इसके अंदर, 1 मेगाहर्ट्ज़ है तो करंट रिड्यूस हो गया, 120 किलोहर्ट्ज़ है तो और रिड्यूस हो गया, और स्लीप मोड में चला गया तो 0.6 मिली एम्पियर है, होल्ट में चला गया, होल्ट मीन्स ऑलमोस्ट पावर ऑफ हो गई उसकी, तो 0 मिली एम्पियर मीन्स ऑलमोस्ट 0 पावर कंज्यूम करेगा। देखिए यहाँ स्लीप मोड और होल्ट में या उसको ऑफ के अंदर डिफरेंस समझ लीजिए कि यहाँ स्लीप मोड में काम कर रहा है और ये होल्ट पे काम कर रहा है। ड्रेस्टिक चेंज होता है पावर के अंदर यदि लो फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई है। स्लीप मोड के ऊपर एवरेज करंट क्या होगा वो इसका निकालने का मेथड है कि क्या कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्लीप मोड में क्या होता है, देखिए ये आपका टाइम, ये ऑन रहने का टाइम है और ये ऑफ का टाइम है, ये ऑन का टाइम है, रन का टाइम है, ये ऑफ का टाइम है, इस तरीके से चलता है इसमें। यहाँ से आप एवरेज करंट फाइंड आउट कर सकते हो। फ्लॉप्स पर वॉट, फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट
ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट समझते हैं आप? फ्लोटिंग पॉइंट होता है हाई इम्पिडेंस के जो टाइम होता है जब वो हाई इम्पिडेंस स्टेट में चला जाता है, उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। वो पर यूनिट सेकंड कितनी बार आ रहा है और पर वॉट के अंदर वो कितनी बार हम उसको ले सकते हैं, ठीक है, कितने फ्लॉप्स हम ले सकते हैं। प्रोसेसर क्लॉक कैन बी एक्टिवली थ्रोटल्ड, उसमें प्रोसेसर की जो स्पीड है वो हम थ्रोटलिंग कर सकते हैं, मीन्स उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं। लो क्लॉक स्पीड, लो पावर कंजम्पशन होगी, लॉन्ग एक्टिव टाइम होगा, मीन्स हम लंबे टाइम तक उस पर वर्क कर सकते हैं। आप लैपटॉप को ही देखिए, यदि आप पावर सेविंग मोड में काम करोगे तो आप लंबे टाइम तक काम कर सकते हो, ठीक है। यदि आप एक ऐसा एप्लीकेशन रन कर रहे हो जिसमें प्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको पावर जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ जब आप कोई टाइपिंग वर्क कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हो, आप कोई गेम खेल रहे हो तो जल्दी पावर कंज्यूम हो जाएगी इंस्टेड ऑफ यदि आप टाइप कर रहे हैं तो। हाई क्लॉक स्पीड, हाई पावर कंजप्शन होगी, शॉर्ट एक्टिव टाइम होगा। मोस्ट सुटेबल क्या है, अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी इसमें हमने लो क्लॉक का भी बात कर ली और हाई क्लॉक की बात कर ली, दोनों बात कर ली कि लो क्लॉक होगा तब क्या होने वाला है, आपको एडवांटेज भी होगा लेकिन लिमिटेशन भी साथ में होगा। हाई क्लॉक की बात करेंगे उस टाइम एडवांटेज भी होगा और लिमिटेशन भी होगा साथ में, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमें एज पर रिक्वायरमेंट क्लॉक को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, आपको थ्रोटलिंग करनी है, उसकी एक्टिव थ्रोटलिंग करनी है। और वो कैसे हो सकता है, मोस्ट सुटेबल इज फ्लॉप्स पर वॉट, डिपेंड्स ऑन द मोड, एक्टिव और पेरिफेरल एटसेट्रा, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। आप इनिशियलाइज करते हो प्रोसेसिंग को, उसके बाद आप मेजरमेंट करते हो, ट्रांसमिट कर देते हो, उसके बाद शट डाउन एंड वेट में चला जाता है। जैसे ही इसको दोबारा सिग्नल मिला कि अब दोबारा से सिग्नल भेजना है, दोबारा से मेजरमेंट करने, दोबारा से प्रोसेस करना है, तो दोबारा से ये प्रोसेसिंग स्टेट में चला जाएगा, तब तक ये शट डाउन हो जाएगा और वेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये इसका फ्लॉप्स पर वॉट मेथड है।